So we'll start with this work, energy, and power today. So what we do is during the weekday we generally do CBSE and ICSE syllabus, basically the school syllabus, and during weekend we do mostly these competitive exams focus syllabus where we practice more of question and we discuss the concepts. We don't do theory in detail, but yeah, the concepts in detail as well as the questions. For practicing for these competitive exams. So even if someone is not taking a competitive exam, it gives an extra, edge above others when you are comparing your preparation with others. Because NEET syllabus is exactly same as NCERT syllabus. तो NCERT के लेवल पे ही नीट की पढ़ाई होती है. तो वहाँ पे जब भी हम लोग जिस तरह के क्वेश्चंस नीट के लिए करते हैं वो CBSE के लिए ऐसे भी हेल्प करता है. So even if you are not preparing for NEET or not thinking of appearing for NEET, still this is going to help you. Why? Because इसमें थोड़े न्यूमेरिकल्स करने के तरीके और न्यूमेरिकल बेंट ऑफ माइंड थोड़ा ज़्यादा डेवलप होता है, एप्टीट्यूड थोड़ा ज़्यादा डेवलप होता है न्यूमेरिकल सॉल्व करने का. सो लेट अस स्टार्ट द चैप्टर. सो सबसे पहले हम लोग थोड़ा थोड़ा थ्योरी भी बीच बीच में करते रहेंगे और एग्जाम्पल्स भी बीच बीच में करेंगे. तो जो सबसे बेसिक थ्योरी है वर्क, एनर्जी एंड पावर का, सो वर्क, एनर्जी एंड पावर में सबसे जो बेसिक थ्योरम है उसको हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम कहते हैं. सो वर्क एनर्जी थ्योरम ये कहता है कि वर्क डन on a system of particle is equal to change in kinetic energy. So work done on a system of particles is equal to change in kinetic energy. So that means W is equal to final kinetic energy minus initial kinetic energy. So this is equal to work done. Now this work done can be due to any force, नॉन कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव फोर्स, ये सब अभी हम लोग देखेंगे कि क्या होता है कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स. सो एक्सटर्नल फोर्स हो, इंटरनल फोर्स हो, कंजर्वेटिव हो, नॉन कंजर्वेटिव हो, हर तरीके के फोर्स को अगर हम लोग सम अप कर देंगे तो वर्क डन ऑन अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल ड्यू टू ऑल काइंड ऑफ फोर्सेस is equal to change in kinetic energy. So this is one theorem which does not have any conditions applied to it कि बस कंजर्वेटिव फोर्स होगा तब लगेगा या नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होगा तब लगेगा या फिर इंटरनल फोर्स होगा तभी हम लोग इसको लगा सकते हैं. ऐसा कुछ नहीं है. मतलब हम किसी भी कंडीशन में टोटल वर्क डन इज ऑलवेज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. सो दिस इज द मोस्ट बेसिक थ्योरम व्हिच इज वेरी यूजफुल इन सॉल्विंग द न्यूमेरिकल्स. सेकंड इज वर्क डन होता क्या है. वर्क डन इज इक्वल टू F dot dr. So dot product of force and displacement, the integral of that. So work done is equal to F dot dr. Integral of F dot dr is work done. ये हम लोग पढ़े भी हैं कि भाई F dot dr को अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, cos थीटा होता है, F dr cos थीटा हो जाएगा. तो यहाँ पे हम लोग अभी बेसिक्स में है कि भाई अगर फोर्स हमें दे रहा है और डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट करके वर्क डन निकालते हैं. और ये दोनों वेक्टर क्वांटिटीज, अगर ये दोनों वेक्टर क्वांटिटीज एक ही डायरेक्शन में लग रही हैं, मतलब डिस्प्लेसमेंट उसी डायरेक्शन में जिधर फोर्स है, तो सीधे मल्टीप्लाई कर लेंगे. और इफ देयर इज सम एंगल तो फिर वो cos थीटा आ जाता है. ए डॉट बी अगर हम लोग कभी भी दो वेक्टर को डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो दिस इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा. सो सेम यहाँ पे एफ डॉट डी आर विल गिव यू एफ डी आर इंटू कॉस थीटा और उसका इंटीग्रल. सो दिस इज द नेट वर्क डन बेसिकली. ठीक है. नाउ सो फर्स्ट एग्जांपल
is based on this. There is one more thing which is there. So ये है कि spring force जो होता है, तो स्प्रिंग फोर्स के वजह से अगर हम लोग को वर्क डन निकालना है, सो एक स्प्रिंग है, उसमें एक मास अटैच्ड है, और ये जो ब्लॉक है इसका मास m है, और ये स्प्रिंग लेट्स से इसका स्प्रिंग कांस्टेंट k है, और इसमें जो हम लोग इलोंगेशन कर रहे हैं x या फिर कंप्रेशन है वो x है. मींस अगर हम उसको इलोंगेट करेंगे, यहाँ पे लेके चले आएंगे तो ये x से इलोंगेट कर रहे हैं, या फिर इसको अगर हम लोग x अमाउंट से कंप्रेस कर रहे हैं, दोनों केस में वर्क डन बाय दिस स्प्रिंग फोर्स is equal to half kx square. So work done due to this spring force is equal to half kx square. ठीक है. और हमेशा देखो, अगर ये स्प्रिंग फोर्स लगा रहा है, तो अगर आप इधर का मतलब जो डिस्प्लेसमेंट अगर इस डायरेक्शन में है, स्प्रिंग फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहा है, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे हमेशा एक नेगेटिव साइन आएगा, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स की वजह से हम लोग वर्क डन, और वो इसलिए नेगेटिव है क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ये एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो इसीलिए माइनस ऑफ के एक्स स्क्वायर इसको हम लोग लिखते हैं. ठीक है. अगर स्प्रिंग की वजह से, अगर हम लोग एक्सटर्नल जो फोर्स लगा रहे हैं जिसके वजह से हम लोग उसको एक्सटेंशन हो रहा है स्प्रिंग में, सो उस केस में वो पॉजिटिव होगा. तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स is equal to half kx square. क्लियर है सभी को? क्लियर है बच्चों? लिख लिया सबने? Yes, sir. So if you see this first example, so it says the spring of spring constant 50 Newton per meter. So the value of K is given as 50 Newton per meter, is compressed from its natural position through 1 centimeter. So the compression X is equal to 1 centimeter. If you convert it into meter, you will have 0.01 meter. Find the work done by the spring force on the agency compressing the spring. So work done by the spring force है ना, on the agency. तो spring force से negative work done होता है जो अभी हम लोगों ने देखा था. So work done by spring force is equal to minus half kx square. So this will be minus half into k is 50, x square is 0.01 square. So this is minus 25 into 10 to the power minus 4 हो जाएगा, minus 2 का whole square minus 4 हो गया. So this is minus 2.5 into 10 to the power minus 3. क्लियर है बच्चों? Yes, sir. लिख लिया आप लोगों ने? Yes, sir. Now, the second one is, see, before we proceed, we know that the work done due to gravitation is equal to mgh, right? Again, because mg force is acting downwards, and height, the height, if you are taking that object to a certain height, then work done by gravitation, if we consider the sign also, it will be minus mgh. Now,
the particle of mass 20 gram is thrown vertically upward with a speed of 10 meter per second. So we have the mass of the object 20 gram as equal to 20 gram. इसको kg में convert करेंगे तो 0.02 kg हो जाएगा. Is thrown vertically upward with a speed of 10 meter per second. So initial speed u is equal to 10 meter per second. Find the work done by the force of gravity during the time the particle goes up. So we have to find the work done during the time when it goes up. तो जो मैक्सिमम यहाँ पे जब पहुंचेगा इसके बाद फिर ये नीचे आना शुरू होगा, राइट? तो ये जो टॉप मोस्ट पॉइंट पे जाएगा उस समय फाइनल वेलोसिटी, जो हाईएस्ट पॉइंट पे फाइनल वेलोसिटी 0 होता है, ठीक है? अब वर्क डन बाय ग्रेविटी during this whole time till the time it is going up, we have to find the height h basically. So we know v square is equal to u square plus 2as. इससे final velocity 0 is equal to 10 square plus 2 into acceleration due to gravity नीचे के तरफ है तो minus g लेते हैं into height h. So this will be माइनस 2gh को इधर लेके आ जाएंगे, 2gh इज इक्वल टू 100 और h इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 20, दैट इज 5 मीटर. सो ये 5 मीटर हाइट हमें पता चल गया. अब हम लोग वर्क डन निकालना है. वर्क डन इज इक्वल टू माइनस ऑफ mgh. क्यों माइनस mgh? ऑब्जेक्ट जो है जा रहा हाइट h ऊपर है और जो इसका फोर्स है वो नीचे लग रहा है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे भी 180 डिग्री एक दूसरे से बना रहे हैं, मतलब ऑपोजिट है, इसीलिए माइनस mgh हम लोग करते हैं वर्क डन. सो वर्क डन इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ mg इज 0.02, g is 10, h is 5. So this will be 0.2 into 5 is 1. So minus of 1 joule is the work done. Clear है बच्चों? Yes, sir. लिख लिया सभी ने? Yes, sir. Now we'll just discuss about conservative and non-conservative forces once again. So there are two kind of forces. So one is conservative forces and other is non-conservative forces. So what are conservative forces? Conservative forces are those forces in which the work done in the complete roundabout movement, मतलब कि अगर हम A से B गए और वापस B से A पे आ गए, तो इस दौरान जो total work done, if this total work done is equal to 0, then we say that the forces are conservative. So if the work done by a force during a round trip, you can write it down. So if the work done by a force during a round trip of a system is 0, then we call those forces as conservative forces. And non-conservative forces में the work done during the round trip
So work done during the round trip is not equal to 0. Okay. Now, again, in conservative forces, the work done is basically path dependent, not path dependent. And in non-conservative forces, work done is path dependent. So, यहाँ पे conservative forces में work done depends on only on initial and final. Work done depends only on initial and final state. So work done depends only on initial and final states and not on the path taken. और यहाँ पे नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस उन फोर्सेस को कहते हैं वेयर वर्क डन डिपेंड्स ऑन द पाथ टेकन. ठीक है. सो अगर लेट्स से कोई पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, सो ए से बी जाने के कई सारे पाथ हो सकते हैं, राइट. अगर ये पाथ डिपेंडेंट है वर्क डन, तो इसका मतलब कि ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है. और बस ये इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड कर रहा है कि ए से बी पे गया, किसी भी पाथ से जाएगा, वर्क डन अगर सेम होता है तो उस केस में उसको कंजर्वेटिव फोर्सेस कहते हैं. ठीक है. और पहला वाला केस ये कह रहा था, मान लो ए से बी पे जाते हैं और वापस बी से ए पे जब आ जाते हैं, ए से बी गए और वापस बी से ए आ गए, तो इस दौरान अगर टोटल वर्क डन 0 होता है, उस केस में वो कंजर्वेटिव फोर्स होता है. अगर टोटल वर्क डन 0 नहीं है तो मतलब वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है. उसके अलावा जो एग्जाम्पल्स हैं कंजर्वेटिव फोर्सेस के, ग्रेविटेशनल फोर्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स. सो ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, कूलम फोर्स हो गया. कूलम फोर्स मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जिसको कहते हैं. सो कूलम्स फोर्सेस इज एन एग्जाम्पल ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स. उसके अलावा स्प्रिंग फोर्स जो अभी हम लोग पढ़ रहे थे, स्प्रिंग फोर्स इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स. नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का जो एग्जाम्पल है, दिस इज फ्रिक्शनल फोर्स. सो फ्रिक्शनल फोर्स बेसिकली, फ्रिक्शन तो ऐसे भी पाथ डिपेंडेंट होगा ना, किस पाथ से जा रहा है उस पर डिपेंडेंट होगा. तो फ्रिक्शनल फोर्स इज बेसिकली नॉन कंजर्वेटिव फोर्स. यहाँ पे जो वर्क डन होता है वो पाथ डिपेंडेंट होता है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे बस नहीं डिपेंड करेगा. किस पाथ से हम ए से बी पे जा रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा. उस पाथ का अलग फ्रिक्शन हो सकता है और अलग अलग फ्रिक्शन फोर्स होगा तो अलग अलग वर्क डन होगा. एंड दैट्स व्हाई फ्रिक्शन फोर्स इज कंसिडर्ड एज नॉन कंजर्वेटिव. तो कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का डिफरेंस आप लोग को समझ में आ गया, एग्जाम्पल्स भी आए समझ में. Yes, sir. लिख लिया आप लोगों ने? Yes, sir. जस्ट हाँ जी. सो कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस हो गए. अब हम लोग जो है मैकेनिकल एनर्जी के कंजर्वेशन पे बात करेंगे. सो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी.
सो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन पे, सो इफ द इंटरनल फोर्सेस, ठीक है, इफ द इंटरनल फोर्सेस आर कंजर्वेटिव, जो भी सिस्टम में इंटरनल फोर्स है, बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा है, सो इफ द इंटरनल फोर्सेस आर कंजर्वेटिव फर्स्ट, एंड सेकेंड एक्सटर्नल, अगर एक्सटर्नल फोर्स है भी, एंड एक्सटर्नल फोर्स इफ एट ऑल एग्जिस्ट, अगर ना हो तो ज्यादा अच्छा है, अगर एक्सटर्नल फोर्स है और अगर है भी तो उसके वजह से वर्क डन जीरो है, एंड एक्सटर्नल फोर्सेस डू नो वर्क, okay, then the total mechanical energy of the system, so total mechanical energy of the system is conserved. So total mechanical energy of the system is conserved means initial potential energy plus initial kinetic energy is final potential energy plus final kinetic energy. So this is conservation of energy. उसके लिए क्या क्या जरूरी है? इंटरनल फोर्स कंजर्वेटिव होने चाहिए और एक्सटर्नल फोर्स कोई भी वर्क नहीं करना चाहिए. वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्सेस जीरो. ठीक है. क्लियर है बच्चों? अब देखो कुछ और कॉन्सेप्ट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं. एक मिनट बेटा होल्ड करना. हाँ जी. सो नाउ द फर्स्ट कॉन्सेप्ट विच वी आर डिस्कसिंग इज if only conservative forces if only conservative forces are acting on a system, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब, थोड़ा ध्यान से समझना. So if only conservative forces are acting on a system, in that case the work done by conservative forces so work done by conservative forces is equal to change in is equal to minus of change in potential energy. So this is minus of change in potential energy delta U minus of final potential energy minus initial potential energy. नेगेटिव साइन को अंदर लेके चले जाएंगे तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी. दिस इज वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस. ठीक है. सेकेंड पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है,
is, जो वर्क एनर्जी थ्योरम हम लोग को पता है कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस work done by all the forces is equal to change in kinetic energy, that is final kinetic energy minus initial kinetic energy. So work done by all the forces का मतलब क्या हो गया? Work done by conservative force, non-conservative force and work done by external force. इन सब जो sum है that is equal to kf minus ki. So work done by all forces is equal to change in kinetic energy. Is it clear? अभी एक क्वेश्चन एग्जाम्पल भी करेंगे जिसमें ये सब डिटेल में हम लोग करेंगे. क्लियर है? Yes, sir. लिख लो भाई. लिख लिया ना बच्चों? एक थर्ड एक और कॉन्सेप्ट है based on this. So that concept says कि work done due to non-conservative and external forces is equal to change in, write down, so work done by all other forces other than conservative forces, yeah, work done by all the forces other than conservative forces is equal to change in mechanical energy. Mechanical energy means potential plus kinetic energy. So change in mechanical energy is equal to work done by all the forces other than conservative forces. तो अभी हम लोग work done by non-conservative force plus work done by external force, conservative को हटा दो अगर, so this is change in mechanical energy. So change in mechanical energy is final kinetic energy plus
final potential energy minus of initial kinetic energy plus initial potential energy. So this will give you work done by all the forces other than conservative forces. Clear, bachcho? Yes, sir. Now write down a question. सब लोगों ने ये लिख लिया ना? So the question is, a body is displaced from body is displaced from position A to position B. Kinetic and potential energy of the body at position A and B are kinetic energy at A is 50 joules. Potential energy at A is equal to minus 30 joules. Kinetic energy at B is equal to 10 joules. Potential energy at B is equal to 20 joules. First part में find work done by A part conservative forces, B part all forces, C part forces other than conservative forces. Forces other than conservative forces. So अब A part का अगर हम देखें, so work done by conservative forces सो कंजर्वेटिव फोर्सेस से वर्क डन हम लोगों ने देखा था चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है. सो माइनस ऑफ डेल्टा यू माइनस ऑफ यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, so that is u initial minus u final, so that is ua minus ub. ua है minus 30 और ub है 20, तो minus 30 minus 20 is minus 50 joules. B part, work done by all forces is change in kinetic energy. So work done by all forces is change in kinetic energy, which is equal to delta K, K final minus K initial. So this is KB minus KA. KB है हमारा 10 joules minus KA है 50 joules. So 10 minus 50, which is equal to minus 40 joules. C part, work done by forces other than conservative forces. Work done by forces other than conservative forces is equal to change in mechanical energy.
change in mechanical energy means final mechanical energy UB plus KB minus change in, so UA plus K. इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी UA प्लस के है, फाइनल मैकेनिकल एनर्जी UB प्लस KB है. तो पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी B पॉइंट पे ऐड कर दो, मतलब 20 प्लस 10 माइनस ऑफ पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे A पॉइंट पे ऐड करेंगे -30 प्लस ऑफ 50. सो ये 30 माइनस 20 विच इज इक्वल टू 10 जूल्स. बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. अभी इसका तुम देखोगे जब तुम लोग क्वेश्चंस और आगे सॉल्व करोगे तो ये सारी चीजें ध्यान में रखनी है कि कंजर्वेटिव फोर्स है या नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, इंटरनल फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स है. उन सबको ध्यान में रख के ही हम कंजर्वेशन लगाते हैं. ऐसा नहीं आंख बंद करके कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहीं पे भी चिपका दी तो गलत आंसर आ जाए. ध्यान रखना है कि क्या पूछ रहा है, वर्क डन किसके बारे में पूछ रहा है, कंजर्वेटिव फोर्स के लिए पूछ रहा है या ऑल फोर्सेस के लिए पूछ रहा है या फोर्सेस अदर देन कंजर्वेटिव पूछ रहा है. सो यू विल हैव टू रीड द क्वेश्चन एंड अंडरस्टैंड डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन कि क्या सिचुएशन है. स्प्रिंग फोर्स लग रहा है मतलब कंजर्वेटिव है ना. स्प्रिंग फोर्स नहीं लग रहा है या कोई भी और मतलब फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है तो उस केस में वो नॉन कंजर्वेटिव हो जाएगा. तो वो जजमेंट तुम्हारे ऊपर है कि जब तुम क्वेश्चन पढ़ोगे तुमको क्वेश्चन में दिया नहीं रहेगा कि दिस इज अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स. यू विल हैव टू अप्लाई योर ब्रेन एंड फाइंड आउट कि वेदर इट इज कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव, है ना. क्लियर है बच्चों? क्लियर है? लिख लिया आप लोगों ने? लिख लिया बच्चों? लिख के जस्ट इन्फॉर्म मी सो दैट आई कैन मूव अहेड. Yes, sir. Now, if you see this question, two charged particles A and B repel each other by a force K by R square, where K is a constant and R is the separation between them. The particle A is clamped to a fixed point in the lab, and the particle B, which has mass m, is released from rest with an initial separation R naught from A. तो हम लोग क्या करते हैं, एक चार्ज पार्टिकल को फिक्स कर लेते हैं, क्लैम्प्ड कर देते हैं, और दूसरा चार्ज पार्टिकल इज फ्री टू मूव. The separation between them initially is equal to R naught. Okay. Now, so this is the charge particle A, this charge particle is B. The force which is acting on this is F is K by R square. Repel कर रहा है मतलब B पे जो force लग रहा है वो इस direction में. F is equal to K upon R square. ये force लग रहा है यहाँ पे. K is constant, R is the separation between them. The particle A is clamped to the fixed point in the lab, and the particle B, which has mass m, इसका mass m है. इस particle का mass m हो गया. B has a mass m, is released from rest with an initial separation R naught from A. Find the change in potential energy of the two particle system as the separation increases by a large value. मतलब पहले R naught था और बाद में R क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, लार्ज वैल्यू तक लेके चले जा रहे हैं. चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द टू पार्टिकल सिस्टम निकालना है. व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ द पार्टिकल बी इन दिस सिचुएशन. पहले चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी और फिर स्पीड ऑफ दिस पार्टिकल. ये जो कूलम्स फोर्स है, ये कूलम्स फोर्स बिकॉज कंजर्वेटिव फोर्स है,
तो take A and B as a system. Take the charges A and B as a system. तो जब ये A और B को आपने सिस्टम किया, सो यहाँ पे जो कुलम्स फोर्स है, जो कुलम फोर्स ऑफ रिपल्सन लग रहा है, दैट इज अ कंजर्वेटिव फोर्स. सो सिंस the force acting on the charges is a conservative force, so is a conservative force, so in that case the total mechanical energy of the system remains conserved. Total mechanical energy of the system remains conserved. तो अब ये टोटल मैकेनिकल एनर्जी इस सिस्टम का कंजर्व्ड है, इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू इनिशियल फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी. अब हम लोग क्या करेंगे, पहले वर्क डन निकाल लेते हैं, ठीक है, बिफोर प्रोसीडिंग. सो वर्क डन इज इक्वल टू एफ डॉट डी आर. अब देखो जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है और फोर्स वो दोनों एक ही डायरेक्शन में हो रहा है. सो वर्क डन इज इक्वल टू एफ डॉट डी आर, एक ही डायरेक्शन में हो रहा है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं फोर्स का वैल्यू है k बाय आर स्क्वायर इंटू डी आर, और इसको इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक कर रहे हैं, आर नॉट से लेके इन्फिनिटी तक. तो हमें पता है कि अब हम लोग k बिकॉज कांस्टेंट है इसको बाहर कर लेते हैं, और जो इंटीग्रेशन अगर हम करेंगे 1 बाय आर स्क्वायर का इंटीग्रल अगर हम लोग करते हैं आर नॉट से इन्फिनिटी, 1 बाय आर स्क्वायर को आर टू द पावर -2 लिख लो डी आर. तो दिस इज k टाइम्स कोई भी x रेज टू द पावर n का इंटीग्रेशन x टू द पावर n प्लस 1, मतलब r रेज टू द पावर -2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय -2 प्लस 1, और जो लिमिट है यहाँ पे आर नॉट से लेके इन्फिनिटी तक रहेगा. सो दिस इज k टाइम्स r टू द पावर -1 डिवाइडेड बाय -1, और जो लिमिट है वो हमारा r0 से लेके इन्फिनिटी तक. सो बेसिकली माइनस k अपॉन r, माइनस साइन यहाँ आ जाएगा, 1 बाय r हो जाएगा, ये r रेज टू द पावर -1 माइनस k बाय r, लिमिट r0 से इन्फिनिटी. हमने बोला है कि भाई अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, तो माइनस k बाय इन्फिनिटी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा k बाय आर नॉट. अब 1 बाय इन्फिनिटी क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, राइट. सो 1 बाय इन्फिनिटी इज 0, सो दिस विल बी इक्वल टू k बाय आर नॉट. तो ये k बाय आर नॉट हमारा वर्क डन हो गया, ठीक है. और बिकॉज ये कंजर्वेटिव फोर्स है, तो वर्क डन क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी. ये सबने लिख लिया इतना, इसको लिख लो, फिर इसके आगे लिखेंगे. आप लोगों ने लिख लिया इसको? So just 1 minute. या प्लीज राइट इट डाउन.
Yes, sir, written. ठीक है ना? अब हम लोगों ने कर लिया कि भाई वर्क डन ड्यू टू, अब हमें पता है कि ये कंजर्वेटिव फोर्सेस है, तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स is equal to change in potential energy. So this is U final minus U initial so this will be equal to minus of ये W is equal to minus of UF minus UI, ये हम लोग अभी कर भी रहे थे वर्क डन. So this is UI minus UF, जो वैल्यूज डालेंगे वर्क डन का वैल्यू हम लोगों को आ गया था K बाय R नॉट इज इक्वल टू UI minus UF. ठीक है. Now मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड है, उससे हमें आ रहा था UI अपॉन KI इज इक्वल टू UF प्लस KF, फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी. अब इसको इधर लेके आ जाएंगे, UI माइनस ऑफ UF इज इक्वल टू KF माइनस KI. ठीक है. तो UI माइनस UF का वैल्यू हमें पता ही है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू K अपॉन R नॉट हो गया. अब देखो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इट इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट. रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट का मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगा. सो फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस जीरो इज K अपॉन R नॉट. तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर है. लेट्स से काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv स्क्वायर होता है, K बाय R नॉट के बराबर हो गया. हमें V निकालना है, V स्क्वायर इज इक्वल टू 2K अपॉन M R नॉट, और अगर V का वैल्यू निकालना है रूट अंडर 2K डिवाइडेड बाय M R नॉट. क्लियर है? क्लियर है बच्चों? लिख लिया सबने? Yes, sir. Now there are two forms of potential energy we quite often come across. First is gravitational potential energy. So gravitational potential energy क्या है? If a block of mass m if a block of mass m ascends a height h, ascends मतलब उसको किसी height पे हम लोग उठा के रखते हैं. So ascends a height h above the earth's surface,
So if a block of mass m ascends a height h above the earth's surface, और कंडीशन क्या है, h should be very very less than a radius of earth. ये किस लिए करते हैं, कोई बताएगा मुझे? ये इसलिए करते हैं जिससे कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g कांस्टेंट रखें. अगर ये रेडियस ऑफ अर्थ के कंपेरेबल h हो गया तो उससे उस केस में हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g चेंज कर सकता है. g को कांस्टेंट रखने के लिए हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि h इज वेरी वेरी लेस देन r. सो इफ अ ब्लॉक ऑफ मास m ascends a height above the earth, so ascends a height h above the earth's surface, the potential energy of the earth plus the potential energy of the earth plus block system, अर्थ और ब्लॉक जो साथ में सिस्टम है, increases by mgh. और इसके अलावा ये एक चीज हम लोग पिछली मतलब वहां पे पहले बात किए भी हैं कि जो रेफरेंस पॉइंट है वो कहीं पे भी हम लोग ले सकते हैं. मतलब जीरो पोटेंशियल एनर्जी किसी भी हाइट पे हम लोग कंसिडर कर सकते हैं. सो पोजीशन ऑफ जीरो पोटेंशियल एनर्जी the position of zero potential energy is chosen according to the convenience of the problem. तो जैसे अगर हम लोग इस रिमोट को यहाँ से हाइट पे लेके जा रहे हैं, टेबल के हाइट से ऊपर लेके जा रहे हैं, तो टेबल को हम लोग जीरो पोटेंशियल एनर्जी वाला पॉइंट मान लेते हैं. अर्थ को नहीं, अर्थ सरफेस को नहीं, टेबल को मान लेते हैं. बेसिकली मैं फर्स्ट फ्लोर पे बैठा हूँ अपने घर में और टेबल पे हूँ, तो टेबल को जीरो पोटेंशियल एनर्जी पॉइंट मान लेंगे. उससे h हाइट पे गया तो इसको mgh बोलेंगे कि इसमें पोटेंशियल एनर्जी आए. तो बेसिकली क्या है कि तुम्हारा जो जीरो पोटेंशियल एनर्जी है वो तुम अपने कन्वीनियंस के हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से चेंज कर सकते हो. ठीक है, हमेशा अर्थ से हम लोग को डिस्टेंस नहीं मेजर करना. ठीक है, तो द पोजीशन ऑफ जीरो पोटेंशियल एनर्जी इज चोजन अकॉर्डिंग टू द कन्वीनियंस ऑफ द प्रॉब्लम. क्लियर है? Sir. लिख लिया आप लोगों ने? Yes, sir. So if you see this problem, a block of mass m slides along a along a frictionless surface as shown. तो इस ब्लॉक का मास m है और ये frictionless surface पे slide कर रहा है. Now if it is released from rest at A, what is the speed at B? तो अगर A पॉइंट से इसको रिलीज करते हैं at rest, मतलब इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे 0 था, तो स्पीड at B निकालना है. अब देखो यहाँ पे ये जो सरफेस है, ये सरफेस इज फ्रिक्शनलेस सरफेस. ठीक है, तो इफ ब्लॉक प्लस अर्थ is considered as the system, तो only force which is acting on this is gravitational force. फ्रिक्शन तो है नहीं, तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? कंजर्वेटिव फोर्स है. सो ब्लॉक और अर्थ को अगर सिस्टम माना तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स. तो उसके वजह से बस कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है और वो इंटरनल फोर्स है, क्योंकि ब्लॉक और अर्थ को हम लोग सिस्टम मान रहे हैं, तो ग्रेविटेशनल फोर्स उसके लिए इंटरनल फोर्स हो गया. उस केस में सो सिंस
no external force acts on this system and the internal force is non-conservative. So internal force is non-conservative in nature. कौन सा internal force लग रहा है यहाँ पे? Gravitational force लग रहा है. ठीक है. Hence, total mechanical energy is conserved in this case. And by conservation of mechanical energy, we can say that total mechanical energy is conserved. So total mechanical energy conserved हो गया, मतलब initial potential energy plus initial kinetic energy, final potential energy plus final kinetic energy. So ब्लॉक है मास m, ये हाइट, इसका जो हाइट है ग्राउंड से ये h है. इस सरफेस को हम मानते हैं जहां पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गया. काइनेटिक एनर्जी हम लोगों को निकालना है, स्पीड निकालना है, तो काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे तब स्पीड निकलेगा. इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे देखेंगे तो ये mgh है, और काइनेटिक एनर्जी इनिशियल देखेंगे तो जीरो है, क्योंकि स्पीड जीरो है यहाँ पे. तो अब इसको अगर हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लें तो काइनेटिक एनर्जी जीरो प्लस पोटेंशियल एनर्जी mgh इज इक्वल टू जीरो प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी. सो अब फाइनल काइनेटिक एनर्जी हमारा mgh के बराबर हो गया. काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर होता है. दिस इज इक्वल टू mgh. m और m कैंसिल हो गया, सो v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh हो गया. तो जो फाइनल स्पीड v है ये क्या हो गया, रूट अंडर 2gh. सो दिस इज द फाइनल स्पीड व्हेन एन ऑब्जेक्ट goes down under a frictionless surface. तो इवेंचुअली तुम ऑब्जर्व करोगे कि फ्रिक्शनलेस सरफेस, मतलब देखो फाइनली ये कितना हाइट नीचे आया है, h हाइट नीचे आया है, चाहे वो इंक्लाइन के वजह से आए या फिर यहाँ से डायरेक्टली ड्रॉप कर देते और तब जब ये यहाँ पे पहुंचता, दोनों केस में वेलोसिटी सेम ही होता. ठीक है. तो ये क्या बता रहा है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, पाथ डिपेंडेंट नहीं है वर्क डन. यहाँ पे भी ये इस पाथ से जाए चाहे डायरेक्टली इस पाथ से आ जाए, पाथ डिपेंडेंट नहीं है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करेगा. बिकॉज h हाइट से नीचे गया है दोनों केस में, इसीलिए वर्क डन दोनों केस में सेम हो. क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Please write this down. लिख लिया सभी ने? Yes, sir. Now, a pendulum bob has a speed 3 meter per second while passing through a lowest position. What is the speed when it makes an angle of 60 degree with the vertical? तो एक pendulum है. So this pendulum bob, when passing through its lowest position,
इसका जो स्पीड है इस पॉइंट पे v इनिशियल इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड, और हमें निकालना व्हाट इज इट स्पीड व्हेन इट मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद अ वर्टिकल। तो यहाँ पे हम लोगों को इसका स्पीड निकालना है। तो ये पेंडुलम इस तरह से जा रहा है। सो इसका लेंथ एल है, ये एंगल थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, एल इज इक्वल टू 0.5। सो ये कितनी हाइट से ऊपर गया है ये अगर हम निकालें, ये टोटल लेंथ एल है, और इसमें ये वाला जो लेंथ होगा दिस इज इक्वल टू एल कॉस थीटा। सो दिस इज एल कॉस थीटा। सो ये जो हाइट है, जितने हाइट से ये ऊपर गया है यहाँ पे, दिस हाइट इज इक्वल टू टोटल लेंथ एल माइनस एल कॉस ऑफ थीटा। सो दिस इज एल कॉमन ले लो तो 1 माइनस कॉस थीटा। So what is its speed when it makes an angle of 60 degree with the vertical? The length of the pendulum is 0.5 and g is 10. तो अब देखो इस वाले चीज को हम लोग रेफरेंस पॉइंट मान लेते हैं। यहाँ पे ग्रेविटेशनल जो यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी है, सो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे यू आई इज इक्वल टू 0 मान, ठीक है। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हम लोग निकाल लेंगे। This is half into mass m into vi square. So this is mass m into vi square, मतलब 9/2 m हो गया इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। जब इस पॉइंट पे पहुंचे तो यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगा, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इज mg into L into 1 minus cos theta. So m into g का वैल्यू 10 है, L का वैल्यू 0.5 है, और 1 माइनस कॉस थीटा है, मतलब 1 माइनस कॉस ऑफ 60 डिग्री हो गया। इसमें वैल्यू डालते हैं तो ये 5m, 1 माइनस कॉस 60 डिग्री, 1 माइनस 1/2, तो ये क्या हो गया 5m/2 हो गया फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी हमें फाइनल निकालना है, काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे उसी से स्पीड निकलेगा। सो बिकॉज यहाँ पे अब इस पेंडुलम के केस में बॉब प्लस अर्थ, जो मेटेलिक बॉब है पेंडुलम बॉब प्लस अर्थ इज द सिस्टम। So net all the forces which are acting on this system is the gravitational force, and that is conservative. So because the forces acting is conservative and it is an internal force to the system, so that's why mechanical energy is conserved. So by conservation of mechanical energy, total initial mechanical energy is equal to total final mechanical energy. So U initial plus K initial is U final plus K final. Okay. So if you put the values here, initial potential energy is 0 plus m into 9/2, ये kinetic energy है, is equal to final potential energy 5m/2 is equal plus of फाइनल काइनेटिक एनर्जी kf। तो अगर kf निकालना है तो 9m/2 माइनस 5m/2 विच इज इक्वल टू 9 माइनस 5 4 हो गया, तो दिस इज 4m/2। अब काइनेटिक एनर्जी फाइनल क्या हो जाएगा, हाफ इंटू m इंटू vf स्क्वायर इज इक्वल टू 4m/2, 2 कट गया, m कट गया, so final square vf square is 4, so vf is equal to 2 meter per second. So final speed is 2 meter per second.
Is it clear? यस सर. सर एक डाउट है सर, थीटा वाले पार्ट से आप समझा सकते हैं क्या फिर से, खाली थीटा वाला पार्ट? ये जो एंगल बना रहा है यहाँ से, जो वर्टिकल से एंगल बना रहा है, ये थीटा एंगल बना रहा है. तो ये जो हाइट देखो, ये पूरा लेंथ L है. तो अब इस ट्रायंगल को कंसिडर करोगे तो ये तुम्हारा क्या हो गया, ये एंगल के लिए ये बेस है और ये हाइपोटेनस है. तो बेस और हाइपोटेनस में क्या रिलेशन होगा? बेस बाय हाइपोटेनस इज कॉस थीटा. तो बेस किसके बराबर हो जाएगा? हाइपोटेनस इंटू कॉस थीटा, मतलब L इंटू कॉस थीटा. ऐसे भी हम लोगों ने देखा है कि इसका कंपोनेंट, दो कंपोनेंट होगा, एक ये जिधर थीटा है और दूसरा जिधर थीटा नहीं है. जिधर थीटा होता है वो कॉस कंपोनेंट होता है, तो ये L कॉस थीटा हो गया ये वाला लेंथ, और ये वाला जो लेंथ हो जाएगा वो L साइन थीटा हो जाएगा. ओके सर, थैंक यू. ये जब L cos थीटा है तो ये कितने से ऊपर गया, यहाँ से यहाँ तक ऊपर गया, टोटल लेंथ L है, इसमें से L cos थीटा को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये निकल जाएगा L माइनस L cos. ओके सर. लिख लिया सभी ने? यस सर. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. A block of mass m attached to a spring of spring constant k oscillates on a smooth horizontal table. तो एक ब्लॉक है, ये स्प्रिंग से अटैच्ड है, और ये जो है स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल है, इसके ऊपर ऑसिलेट कर रहा है. सो ये इसका मीन पोजीशन है. तो इसको अगर हम लोग स्ट्रेच करते हैं, यहाँ पे मान लो x लेंथ से स्ट्रेच हो रहा है मैक्सिमम. सो द अदर एंड ऑफ द स्प्रिंग इज फिक्स्ड टू अ वॉल. तो ये वाले स्ट्रिंग को हम लोग फिक्स कर लिया वॉल से. इट if it has a speed v when the spring is at its natural length. तो natural length जब होगा उस समय जो इसका स्पीड v है ना, सो स्पीड इसका इस समय v है. How far will it move on the table before coming to an instantaneous rest? तो यहाँ पे जब ये ब्लॉक आ जाएगा तो इसको एक्सटेंड करके हम यहाँ लेके आ गए, x लेंथ से स्ट्रेच कर दिया हमने स्ट्रिंग को. तो इस केस में देखो, यहाँ पे जब नेचुरल लेंथ पे होगा तो जो पोटेंशियल एनर्जी ui है, दिस इज इक्वल टू 0. काइनेटिक एनर्जी जो इनिशियल केस में है, दिस इज हाफ mv स्क्वायर. फाइनल पोजीशन पे जब आएगा सो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ इंटू kx स्क्वायर, वेयर k इज द स्प्रिंग कांस्टेंट. ये हम लोग को पता है, स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी हाफ kx स्क्वायर होता है. और फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, बिकॉज ये इंस्टेंटेनियस रेस्ट पे आता है, एक 2 सेकंड के लिए रेस्ट पे आएगा, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा. ठीक है. तो ये फाइनल पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी. इस पे फोर्स यहाँ पे कौन सा लग रहा है? बस एक ही फोर्स लग रहा है, दैट इज स्प्रिंग फोर्स. और स्मूथ सरफेस से कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो spring force is a conservative force. So by taking spring plus block as the system, by taking block and spring as the system, since spring force is conservative, hence by conservation of mechanical energy we get total initial mechanical energy, means ui plus ki is equal to total final mechanical energy uf plus kf. ui 0 हो गया, प्लस हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू uf हो जाएगा
हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस 0। तो हम लोग को एक्सटेंशन x निकालना है, हाफ और हाफ दोनों तरफ से कैंसिल हो गया, x इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन के का रूट अंडर, v स्क्वायर बाहर आ जाएगा, v रूट अंडर m अपॉन k। सो दिस इज द एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग। ठीक है, लिख लो बच्चों। और सॉरी,